जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आरपीएससी अपने इनोवेशन के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे भी आगे प्रगति कर रही है। आरपीएससी का ये जो स्वरूप है इसको हम रुद्र स्वरूप कहे या इनोवेशन पर आधारित कहे, ये तो हम अपनी अलग अलग व्याख्याएं कर सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की फ्रीडम भी देता है। लेकिन इन बदलावों के स्वरूप की मैं बात करूं तो 2025 के वर्ष को आरपीएससी के लिए हम एक जल विभाजक रेखा के रूप में रख सकते हैं। 2025 से वर्ष का पहले का आरपीएससी अलग और 2025 के बाद का आरपीएससी अलग। अब आरपीएससी चाहे हम ग्रेड फर्स्ट की बात करें, चाहे ग्रेड 2 की बात करें और चाहे आरएस की बात करें, चाहे एसआई की बात करें, सभी के सिलेबस में निरंतर अपडेट कर रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को यह लग रहा है कि आरपीएससी के सिलेबस से आरपीएससी की जो प्लेट है और जो यूपीएससी की प्लेट है और इन दो प्लेटों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है। और यूपीएससी की तरह आरपीएससी भी चाहती है कि हमारे जो भावी अधिकारी आए वो इनोवेटिव आइडियाज के आए, जो हमारी नई थीम जो डेवलप हो रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उन चीजों के बारे में उनको जानकारी हो। इसलिए आरपीएससी अपना स्वरूप बदल रही है। आप सभी इस बात से विदित हैं कि आरएस मेंस में हमारे 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3 और 4। हालांकि इस बार आरपीएससी ने जब अपना सिलेबस अपडेट किया, उस सिलेबस में आरपीएससी ने लिखा जरूर कि नोट, ये जो सिलेबस है वो सामान्य स्तर का है। और हम जानते हैं कि आईएएस और आरएस की जो ये हमारी सर्विस है वो सामान्य पर आधारित ही है। लेकिन मैं आरपीएससी से भी और आपसे भी कुछ प्रश्न पूछता हूं। आरपीएससी ने पूछा कि फंडामेंटल राइट्स में जो त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, आरपीएससी ने पूछा बैलगाड़ी पूंजीवाद। आरपीएससी ने सोशियोलॉजी के अंदर भी ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी जो स्पेशली ग्रेड के एग्जाम के स्टूडेंट जरूर पढ़ते हैं। इसका मीनिंग है वो बातें तो कुछ स्पेशलिस्ट जैसी हो गई, विशेषज्ञ जैसी हो गई। अब जो भी है आरपीएससी बदल रही है, तो हमें अपनी तैयारी को भी धारदार बनाने के लिए हमें भी अपने पढ़ने के पैटर्न में, हमारे जो नोट्स का पैटर्न है उनमें और हमारी आंसर राइटिंग के पैटर्न में निरंतर हमें भी कुछ बदलाव करने होंगे। अब इन बदलावों की मैं बात करूं तो हम आपके साथ में जुड़ने के लिए जो आए हैं वो स्पेशली आरएस का पेपर जो 3 है, जिसके अंदर 3 यूनिट है। पहली यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन वाली बात, कंटेम्परेरी इश्यूज। और फिर यूनिट 2 की बात करें तो जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यूनिट 3 के अंदर हमारे वाले जो बिहेवियर का पार्ट है और जो लॉ का पार्ट है। अब ये मान के चले कि ये जो पेपर है, पेपर 3, वैसे तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में चारों पेपर की भूमिका अपने आप में बराबर भूमिका ही है, लेकिन फिर भी जो आरपीएससी के नया ट्रेंड है और उस ट्रेंड में मेरे को जहां तक लग रहा है आरपीएससी को पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल से स्पेशली लगाव है। और इसके जो प्रोफेसर तो है पता नहीं भाई साहब, उनके अंदर ही कंपटीशन चल रहा है कि देख मैं इस बार नया क्वेश्चन ढूंढ के लेके आया हूं। उधर वाला प्रोफेसर बोल रहा है देख मैं कहां से लेके आया हूं, ये बता तूने कहीं पढ़ा है क्या। तो कभी कभी तो लगता है उन प्रोफेसरों के बीच में ही डिबेट चल रही है। अब हम इस पेपर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, पेपर 3। पहले मैं ये बता दूं कि नॉर्मली आरपीएससी ने पैटर्न ये बदला है कि पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछती थी आरपीएससी, उन 2-2 नंबर के क्वेश्चनों को हटा दिया है। और वो अच्छी बात भी है क्योंकि भाई वैसी परीक्षा हमारी प्री में हो गई है। मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप की बजाय
हमारे को सब्जेक्टिविटी को चेक करना है, और सब्जेक्टिविटी तभी चेक हो सकती है जब कोई कम से कम 50 200 शब्दों के अंदर हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिख के आए, तो उसके हिसाब से जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट में ये बोला गया है कि आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 5 नंबर के आपके 11 क्वेश्चन आएंगे, फिर 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आप 50 शब्दों में लिखना है। अब आरपीएससी ने 50 शब्दों के लिए बोला है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो 60-70 शब्द हो ही जाएंगे। फिर आरपीएससी ने बोला 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो 160, 70, 80 वर्ड चले जाएंगे। यूनिट 2 जो पब्लिक एड वाला है उसमें आपको जो 6 क्वेश्चन है वो 5 नंबर के आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और यूनिट 3 जिसके अंदर आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़नी है, एक तो लॉ विधि और एक बिहेवियर वाला पार्ट। तो देखा जाए तो इनका सिलेबस कहीं ना कहीं, सिलेबस की बजाय मैं बोलूं इनका जो नंबर का भारांश है उसमें आरपीएससी ने बढ़ोतरी की है। अब हम पेपर 3 के जो सिलेबस है उसमें जो जो एक शब्दावली उल्लेखित की गई है उनको हम पूर्ण विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आरपीएससी प्रत्येक टॉपिक पे क्या सोच रही है और हम अपनी बेहतर रणनीति उसके हिसाब से कैसे निर्मित कर सकते हैं। जैसे पेपर 3 और उसका जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट में आपके सिलेबस में लिखा क्या है साथियों? सिलेबस में लिखा है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पहली बात तो मैं बता दूं सिलेबस में क्या नहीं लिखा है, भारत का संविधान नहीं लिखा है। यहां देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये भारत का संविधान अलग होता है और क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था अलग होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग होती है। संविधान क्या है? संविधान तो एक दस्तावेज है, जो दस्तावेज हमें यह बता रहा है कि हमारे देश में शासन एवं प्रशासन की जो संस्थाएं हैं वो कैसी होगी, हमारे देश में शासन और प्रशासन का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, और ये जो शासन की संस्थाएं हैं वो कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसित होगी, ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन जो भारत का संविधान है वो किसी निर्वात में कार्य नहीं करता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैक्यूम में नहीं कार्य नहीं करता है। वो एक निश्चित सामाजिक परिवेश में, वो एक निश्चित आर्थिक परिवेश में, वो एक निश्चित राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है। इसका मीनिंग यह है कि अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशल सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा तो वो निश्चित रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रभावित करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई बदलाव हुआ, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अमेंड किया, तो वो निश्चित रूप से हमारे सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को प्रभावित करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए, नारी में एक शक्ति है, इसीलिए नारी वंदनीय है, इसीलिए अधिनियम का नाम क्या रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 में 330 ए, उसके बाद में 32 और 32 ए और 334 में क्या क्या चेंजेस हुए, लेकिन वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। और आरपीएससी आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आप क्या पढ़ के आइए? भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ के आइए। इसका मीनिंग है आरपीएससी हमसे ये आशाएं कर रही है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस प्रकार से हमारे देश में एक नई पॉलिटिकल कल्चर को पैदा करेगा। ये जो नारी शक्ति अधिनियम है हमारे यहां किस प्रकार से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मॉडल को डेवलप करेगा। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो हमारे समाज के प्रतिमानों को कैसे बदलेगा,
हमारे सोशल पैटर्न को किस प्रकार से चेंजेस करेगा, ये चीजें पढ़नी होगी आपको। क्वेश्चन आ गया, कहां किस किस को मिला के, कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के और पॉलिटिकल डायनेमिक्स को मिला के क्या क्वेश्चन आ गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने भारत में नई पॉलिटिकल कल्चर स्थापित करने की ओर एक प्रयास है। क्या लिखोगे? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या हमारे यहां जो नारीवादी आंदोलन है, जो नारियों की भूमिका है, उनको क्या पब्लिक सेक्टर में बढ़ाएगी या पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी भूमिका? यहां प्राइवेट सेक्टर का है, महिलाओं का जो निजी मामला है उनसे तरह, यानी कि घर में भी उनकी भूमिका बढ़ेगी या केवल पब्लिक सेक्टर में भूमिका बढ़ेगी? तो भारतीय राजव्यवस्था का तात्पर्य है साथियों, हम एक पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच। जिस प्रकार से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, वो इकोलॉजिकल अप्रोच भी यही कहता है, और उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच चलती है। और सिस्टम अप्रोच ये कहती है कि प्रत्येक व्यवस्था की अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं। जैसे भारत का संविधान एक व्यवस्था है, तो उसकी उपव्यवस्था क्या हो गई? समाज, हमारी कल्चर, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, ये क्या होगी? उपव्यवस्थाएं। और जैसे हमारी उपव्यवस्थाएं बदलेगी वैसे ही हमारी व्यवस्था बदलेगी। इसका मीनिंग है, आप मेरे को ये बताइए कि भारत का जो राज व्यवस्था है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वह स्टैटिक्स होगा या डायनेमिक्स होगा? तो इंडिया का पॉलिटिक्स जो सिस्टम है वो स्टैटिक्स नहीं होगा, अपितु डायनेमिक्स होगा। बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग इसमें क्या होंगे साथियों? बदलाव होंगे। तो एक तो इस शब्द की गहराई को समझिए आप। अब इसका मीनिंग है कि जब ये निरंतर गतिशील है, तो हमारा जो पेपर 3 है वो भी एक डायनेमिक पेपर है, वो स्टैटिक्स पेपर नहीं है कि आप कुछ भी किताब उठाया और पढ़ लिया, छाप के आगे। नहीं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद में लिखा है शासन। अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम किस प्रकार से बेहतर गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस की स्थापना कर सके, और इस शासन के लिए हमारे देश में कौन कौन से गवर्नेंस के मॉडल हमने अपनाए हैं। हमने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल अपनाया है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, हमने सेकुलरिज्म को अपनाया है। और ये बेहतर जो शासन के मॉडल हमने अपनाए हैं, क्या ये प्रभावी रूप से कार्य कर पा रहे हैं? और यदि इनमें कमजोरियां हैं या इनमें कमियां हैं, या ये शासन के मॉडल अगर चुनौतियों को फेस आउट कर रहे हैं, अगर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इन चुनौतियों से हम कैसे निकले? क्या जो हम शासन का जो मॉडल है उसी शासन के मॉडल को उठा के फेंक दे, या हमें शासन व्यवस्था के अंदर कुछ पीसमेल इंजीनियरिंग करनी होगी, कुछ हमें शांतिपूर्ण परिवर्तन करने होंगे, हौले हौले परिवर्तन करने होंगे। वो शासन के उस मॉडल को आपको समझना पड़ेगा, गवर्नेंस की उन मॉडल को समझना पड़ेगा। और उसके बाद में साथियों क्या है? भारत एवं अंतरराष्ट्रीय मामले, इंडियाज एंड इंटरनेशनल इश्यूज, भारत और अंतरराष्ट्रीय मामले। देखिए, हमारा जो राष्ट्र है, वर्तमान का जो समय है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है। हम जानेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, और इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं। ये 3 टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है, इनमें क्या डिफरेंस है, और वर्तमान में कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के दौर में यह कहा जाता है कि वर्तमान में सीमा विहीन विश्व का निर्माण हो गया है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण हो गया है। और जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण हो गया, इसका मीनिंग है वैश्विक स्तर पर कहीं पे भी कोई घटनाएं घटित होगी, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव किस पे होगा? भारत पे होगा। तो बनने वाले भावी सिविल सेवक को यह पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो परिवेश बदल रहे हैं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो नए नए डायनेमिक्स से आ रहे हैं, उन डायनेमिक्स से इंडिया की खुद की फॉरेन पॉलिसी पर, भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स का 2 प्रमुख पर्पज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने भी राष्ट्र हैं,
प्रथम दृष्टया अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्र ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमें नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर की भी स्थापना करनी है, एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की निर्माण करना है। क्योंकि अगर विश्व में कहीं पे भी अशांति होगी तो उसका प्रभाव जरूर रूप से भारत पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे ये आशाएं की गई है कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो इवेंट्स हैं और उन घटनाओं का जो इंडिया पर जो इफेक्ट पड़ेगा उन्हीं को आपको पढ़ना है। इसका मीनिंग है कि वैश्विक स्तर पर तो इतनी सारी घटनाएं हो रही है, क्या प्रत्येक घटनाओं की जानकारी रखना जरूरी है? प्रत्येक घटना की जानकारी रखना जरूरी नहीं है। आप इंटरनेशनल इश्यूज के केवल उसी इवेंट पर स्पेशल फोकस करें जिस घटना का हमारे इंडिया के हितों पर, हमारे राष्ट्रीय हितों पर माइक्रो लेवल पे नहीं अपितु मैक्रो लेवल पे इफेक्ट हो, बहुत ज्यादा प्रभावित करे। अगर मान लीजिए ट्रम्प चल रहे थे और ट्रम्प चलते चलते गिर गए, अब उस पर मान लीजिए न्यूज़पेपर वालों ने 2 पेज लिख दिए, क्या ऐसी घटना पढ़नी है? नहीं। लेकिन ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, जो टैरिफ वॉर हो गया, जो ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में एक तरफ जो प्रोटेक्शनिज्म है, जो संरक्षणवाद की जो नई दुनिया विकसित हो रही है, ये कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, इन चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बड़ा बड़ा आइडिया बताया है कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या 3 सिलेबस में नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको कंटेम्परेरी इश्यूज पढ़ना है, बट इस बार आप आरपीएससी ने थोड़ा स्पेशली मेंशन कर दिया है कि कंटेम्परेरी इश्यूज में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब मैं सिलेबस की बात करता हूं। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है भारत के संविधान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के संविधान का निर्माण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी, भारत के संविधान का निर्माण कोई एक निश्चित समय पर घटित हुई कोई राजनीतिक घटना भी नहीं थी, अपितु इस संविधान के निर्माण के लिए हमने एक हजारों 100 वर्षों पहले एक सपना सजोया कि कल को हमारे देश को संविधानता या हमारे देश को स्वाधीनता या हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई तो हम नए सपनों का भारत किस प्रकार का बनाएंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी कहा जाता है कि विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में आजादी के लिए नेशनल मूवमेंट चले, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक अलग विशेषता थी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक प्रस्ताव में या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक मांग में जो हमने ब्रिटिश सरकार के सामने डिमांड रखी, उसमें यह हमने जरूर लिखा कि आप हमें स्वतंत्रता देंगे, लेकिन उसके बाद में हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। इसका मीनिंग है राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके माइंड में यह विजन था कि आजादी के बाद का भारत कैसा हो, हम आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार की एक भारत की नई तस्वीर देखे जाए। और इसके लिए क्या हुआ, भारतीय संविधान की उत्पत्ति का एक पूरा इतिहास रहा है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन तत्वों का समावेश हो सकता है, अगर मैं बात करूं कि मेरे को आपके बारे में जानना है तो मैं ये बोलूंगा कि आपके 2 स्वरूप हैं। एक तो आपका संरचनात्मक स्वरूप है जो दिख पा रहा है, और एक आपके मनोमस्तिष्क में चल रहे जो विचार हैं। तो इसका मीनिंग आपके 2 स्वरूप हुए, एक संरचनात्मक स्वरूप हुआ है और एक वैचारिक। उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 पार्ट हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मूल्य है, विचार है। मूल्य बोल दो, विचार बोल दो, और इसी को यहां सिलेबस में क्या लिखा है, सिद्धांत, वैल्यूज बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो या आइडियाज बोल दो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे आइडिया छुपे हुए हैं जो ये बोलते हैं कि एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया। हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारी दुनिया बदलने के लिए सक्षम रहा। साथियों, जो मैं आपके सामने बोलने की अभी हिम्मत जुटा पा रहा हूं, ये किसकी ताकत है? या मेरे को
बोलने के लिए जो सक्षम बनाया है वो किसने बनाया है? इस संविधान ने बनाया है। तो ऐसे ऐसे विचार हैं, उन विचारों को जानना एक तो। दूसरी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बताओ, संरचनाएं हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनेक प्रकार की क्या है बताओ, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है। हमें उन संरचनाओं को और हमें उन संस्थाओं को भी जानना है कि किस प्रकार से ये संरचनाएं या संस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उल्लेखित सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता। वो सिद्धांत क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। वो सिद्धांत क्या है? लोकतांत्रिक राष्ट्र। वो सिद्धांत क्या है? संघीय शासन प्रणाली। उन सिद्धांतों को प्राप्त करने की ओर ये संरचनाएं, ये संस्थाएं कितनी प्रभावी हैं, इन चीजों को भी आपको पढ़ना है। तो लिखा क्या है? संरचना लिखा है, और उसके बाद में क्या लिखा है? प्रमुख सिद्धांत भी लिखा है। अब इस सिलेबस के टॉपिक में मैं बात करूं तो प्रथम थीम में क्या लिखा है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई सिलेबस का टॉपिक लिखा है तो वो एक ही लाइन में क्यों लिखा हुआ है। मैंने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो चीजें हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजिकल कंटेंट है, वैचारिक तत्व है, एक विचार जो हमारी व्यवस्थाएं, नई व्यवस्थाएं स्थापित करेगा। और वो आइडियोलॉजिकल कंटेंट क्या है? उसको वैचारिक तत्व बोल दो, दार्शनिक आधार बोल दो। वो आइडियोलॉजिकल कंटेंट क्या है? मौलिक अधिकार है। वो आइडियोलॉजिकल कंटेंट क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और क्या है बताओ? मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये सब विचारों पर चिंतन कहां हुआ? इन विचारों पर चिंतन हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी तो वो अनेक प्रभाव स्रोतों से प्रभावित रही, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और विश्व के अन्य देशों के संविधान से भी प्रभावित रही। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी अनेक व्यक्तियों को देखकर उनके व्यक्तित्वों से प्रभावित होते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़े है। दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व की अच्छी बात को तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। तो वही हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया। अब मैं थोड़ा एक एक टॉपिक पे हम यहां पे एनालिसिस करते हुए भी चलेंगे। जैसे मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। एक तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो गठन है वो एक इवेंट नहीं थी, एक घटना का परिणाम नहीं था, अपितु एक ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या था? परिणाम था। कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जन्म एक दिन में नहीं हुआ, अपितु किस प्रकार से 1895 के लोकमान्य तिलक के जो स्वराज बिल था, वहां से लेकर जो हमारे यहां तेज बहादुर के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, वहां तक किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और अलग अलग जो हमारे अधिनियम, कानून, प्रस्ताव आए और अलग अलग हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन चले, उनमें हमने इसकी मांग को किस प्रकार से उठाया और किस प्रकार से हमारे यहां संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपने मूर्त रूप में आती है। अगला क्वेश्चन एक ये पूछते हैं कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक संप्रभु निकाय था या नहीं था। कभी आपसे इंटरव्यू में भी यह भी पूछा जा सकता है कि हम बोलते हैं कि यह संविधान हमने बनाया। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय तो भाई साहब हम इस दुनिया में नहीं थे ही नहीं, तो क्या आप ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके बनाने की इसमें भूमिका है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम आगे जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या संप्रभु निकाय थी या नहीं थी, ऐसी डिबेट भी आती है। उसके बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कौन कौन से प्रिंसिपल की पालना की गई। जैसे दो फेमस प्रिंसिपल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, एक तो है सर्वसहमति का सिद्धांत और एक है जिसको रजामंदी का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, और दूसरा है समायोजन का सिद्धांत यानी अकोमोडेशन का प्रिंसिपल। देखिए ये सिद्धांत हम किस प्रकार से यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कहा जाता है कि भारत में कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही भारत थी और भारत ही कांग्रेस था, क्या इस बात से आप सहमत हैं?
यह भी कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान सभा थी वो एक एकल सदस्यीय निकाय था, एक दलीय निकाय था। उसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी का। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो हमें उसमें कुछ डाटा बताने पड़ेंगे कि भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इतने लोग थे, उसमें से इस पॉलिटिकल पार्टी के इतने, इस पॉलिटिकल पार्टी के इतने, इस पॉलिटिकल पार्टी के इतने, हिंदू धर्म के इतने, सिख धर्म के इतने, उस धर्म के इतने। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जिन प्रिंसिपलों की पालना की गई वो क्या है? कंसेंसस का प्रिंसिपल, रजामंदी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी नहीं है, बहुमत का सिद्धांत नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बहुमत के सिद्धांत की पालना नहीं करते हुए रजामंदी या सर्वसहमति के सिद्धांत की पालना की। उसका तात्पर्य था कि जब किसी प्रस्ताव पर या किसी भी विषय वस्तु पर जब तक संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य सहमत नहीं हो पाता, तब तक उस विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता था। तो फिर क्या करते थे? इसके लिए क्या ऐसा पॉसिबल है क्या हम पूर्ण रूप से सहमत हो जाए? पूर्ण रूप से हम सहमत हो ही नहीं सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल। संविधान सभा में यह डिबेट आई कि जिस देश का हम में रहने वाले हैं उस देश का नाम क्या रखा जाए। तो कुछ सदस्यों ने कहा इस देश का नाम रख दो भारत, कुछ सदस्यों ने कहा इस देश का नाम रख दिए इंडिया। अब इसका मीनिंग है सर्वसहमति नहीं बन पा रही थी। तो जब सर्वसहमति नहीं बन पा रही तो हमने क्या अपना लिया? बताओ, समायोजन। हमने क्या बोला कि भाई हमारे संविधान, हमारे देश का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। भारत भी होगा और इंडिया होगा। भारत वाले भी खुश, इंडिया वाले भी खुश। क्या हो गया? समायोजन हो गया, अकोमोडेशन हो गया। इसी प्रकार से जब डिबेट चली कि हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाए या एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की जाए, आधे लोगों ने कहा भाई साहब संघीय, आधे लोगों ने कहा एकात्मक। सर्वसहमति नहीं बन पा रही थी, समायोजन अपना लिया हमने, अर्ध संघीय शासन प्रणाली या यूनियन मॉडल को एडॉप्ट कर लिया। हमारे संविधान निर्माताओं में कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे संविधान में उदारवाद के जो तत्व हैं उनका प्रभावी महत्व होना चाहिए। कुछ किसी ने कहा समाजवाद का महत्व होना चाहिए। हमने कहा भाई उदारवाद को भी स्वीकार करते हैं, समाजवाद को भी स्वीकार करते हैं, दोनों के बीच में समायोजन बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम ये आलोचना बोलते हैं कि एक दलीय निकाय था या एक ही धर्म का प्रभुत्व था, तो ये अंतिम रूप से स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो भी सिद्धांत स्थापित किए गए वो सर्वसहमति के आधार पर एवं समायोजन के सिद्धांत के आधार पर विकसित किए गए। तो इस प्रकार जब हम संविधान सभा के टॉपिक को पढ़ेंगे व्यापक रूप में, तो विषय वस्तु को हम और व्यापक चर्चा करेंगे उस समय। देखिए उसके बाद में जैसे हमारे संविधान सभा का प्रभाव स्रोत क्या है। अब प्रभाव स्रोत में एक तो हम स्पेशली पढ़ते हैं क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की जो मूल कॉपी है या उसका बदला हुआ रूप ही क्या भारत का संविधान है, या हम बोलते हैं कि भाई हमने इधर उधर से लिया तो क्या भारत का संविधान एक उधार थैला है। ऐसी डिबेट हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी डिबेट इसमें भी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग जो सिलेबस का टॉपिक आरपीएससी ने यहां ऐड किया है वो क्या है? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार। देखिए जब मैं भारतीय संविधान की क्लासें लेता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं साथियों, ये एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये एक क्रांति का दस्तावेज है, ये एक परिवर्तन का दस्तावेज है। और उस परिवर्तन के लिए हमें पहले विचार स्थापित करने होंगे, नया दर्शन लेके आना पड़ेगा। और ये जो नया फिलोसॉफिकल बेस है वो फिलोसॉफिकल बेस हमें कहां दिखाई देता है? एक तो शासन के स्वरूप में और एक हमारा जो शासन का उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य है उसमें दिखता है। आप यहां सोच पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये सिलेबस का प्रियम्बल का टॉपिक ही तो नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से प्रियम्बल का टॉपिक तो है, लेकिन दार्शनिक आधार में प्रस्तावना तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे व्यापक चीजें भी आपको पढ़नी है। जैसे मैं बताऊं कि हमारे संविधान का जो दार्शनिक आधार है
दार्शनिक आधार में शासन का स्वरूप भी हम देखेंगे और शासन के स्वरूप में कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो तो पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे को शासन प्रणाली का संघीय मॉडल, संसदीय मॉडल, हमारे संविधान में कहां समाजवादी तत्वों का समावेश है, कहां उदारवादी तत्वों का समावेश है, और किस प्रकार से हमने समाजवाद और उदारवाद के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल की पालना की है, संरचनात्मक समायोजन के सिद्धांत की पालना की है। इन सभी डिबेट को यहां पढ़ना पड़ेगा, इनके ऊपर आपकी खुद की एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपका कलम उठ पाएगा राइटिंग के लिए। अगर हमारे खुद के पास में शब्दावलियां नहीं होगी तो पॉलिटी में लिखने को तो कुछ ही लिख दो, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। साथियों, शासन का ध्येय या लक्ष्य की मैं बात करूं तो हमें पता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। हम हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। हमारे देश में जो भर्ती की एजेंसियां हो वो स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हमारे सिविल सेवा के अधिकारियों का मूल्य हो। ये जो हमारे आधार हैं, ये जो हमारे लक्ष्य हैं, उनके बारे में भी हमें फिलोसॉफिकल बेस में या दार्शनिक आधार में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में साथियों बात है मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। साथियों, अगर हम सिलेबस की बात करें उसके साथ में पीवाईक्यूज की भी मैं बात करता जाऊं तो कुछ हम प्रामाणिकताओं को देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में से इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से 3 फंडामेंटल राइट्स को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और साथियों, जिस दिन से मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं उस दिन से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं, और कहां पढ़ा रहा हूं? मेनका गांधीवाद में। अगर आपको लग रहा है कि सर फेंक रहे हैं तो आप 2022 की क्लासें हैं कलाम अकेडमी के ऐप पे, कलाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे भी देख सकते हैं। मैंने मेनका गांधीवाद में ये पढ़ा रखा है, ऐसे त्रिभुज भी बना रखा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। इसका मीनिंग है आरपीएससी कहां तक सोच पा रही है, हमें भी वहां तक सोचना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये गोल्डन ट्रायंगल वाला जो थीम है महत्वपूर्ण है? क्योंकि आरएस प्री 2021 के अंदर जब आरपीएससी ने मेनका गांधीवाद के बारे में, और आरएस प्री 2023 में भी मेनका गांधीवाद में जब डिटेल में क्वेश्चन पूछा, उसकी अगर आप लैंग्वेज को समझते तो आपको उस प्रश्न का उत्तर आरएस प्री के पेपर में मिल जाता 2023 वाले में। लेकिन खैर कोई नहीं, आपसे ध्यान रखेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली मैं मेंस के लिए बात करता हूं तो जब आप स्पेशली आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और धार्मिक स्वतंत्रता को एक थीम के रूप में, और आर्टिकल 32, और उसके बाद में क्या हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, और वहीं से किस प्रकार से हमारे यहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्ट्रिन या हमारे यहाँ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत डेवलप होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा डीपीएसपी, आजादी की 75 वर्षों की यात्राओं में क्या हम डीपीएसपी को प्राप्त करने में सफल रहे हैं? क्या इन डीपीएसपी को अब अवाद योग्य से वाद योग्य बनाने का समय आ गया है, या केवल ये कानून सरकार के कानूनी कर्तव्य है या नैतिक कर्तव्य मात्र रह गए हैं? ऐसी कुछ हम डिबेट को जानेंगे यहां पे। उसके बाद में कौन से कर्तव्य है बताओ? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये थोड़ा सिंपल चैप्टर है लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, और ऐसे मानिएगा कि मेरे फेवरेट टॉपिक हैं ये जो 2 सिलेबस में टॉपिक जुड़े हुए हैं, जो मेरे को पूरी क्लास में जो थीम इन 2 टॉपिकों को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है वो अलग ही लेवल का होता है। पढ़ेंगे हम जब देखेंगे। देखिए, आधारभूत लक्षण का सिद्धांत, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत बोल दो, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बोल दो, बेसिक डॉक्ट्रिन बोल दो, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सिद्धांतवाद में डेवलप हुआ।
आप सोच के देखिएगा कि सिलेबस में सर इसको इसके साथ में क्यों लिखा गया? भाई आधारभूत ढांचा यहां पे भी तो लिख देते, यहां पे भी लिख देते। आखिर आरपीएससी ने सिलेबस में, आरपीएससी के जो प्रोफेसर लोग सिलेबस सेट करते हैं, बड़ा ही साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आते हैं। आप सभी को पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जो का विवाद है कि कहां तक हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कहां तक नहीं कर सकती है। क्या हमारी संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति वो निरपेक्ष शक्ति है, या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगी आरपीएससी कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति निरपेक्ष शक्ति है या सापेक्ष शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है या रिलेटिव पावर है। हमारी संसद की जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति एक आत्यांतिक शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है या नहीं है। क्या संसद संविधान में संशोधन करके इस मूलभूत ढांचे को भी नष्ट कर सकती है? यह मूलभूत ढांचा है या हमारी संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है? यह मूलभूत ढांचा नहीं है साथियों, यह मूलभूत ढांचा न्यायपालिका के द्वारा डेवलप किया गया एक हथियार है, और इस हथियार की सहायता से जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने हमारी पार्लियामेंट का टेटवा दबा दिया। हमारी संसद को असीमित संसद से सीमित संसद बना दिया। अनलिमिटेड पार्लियामेंट से लिमिटेड पार्लियामेंट पे लाके रख दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से वाद में? केशवानंद भारती वाद में। और उसके बाद में जो विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो राइट टू प्राइवेसी का मामला आया, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आया, ये सब क्या है? ये सब हमारी पार्लियामेंट की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, उसको असीमित शक्ति की बजाय सीमित शक्ति बनाने की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास है। क्या हमारी संसद भी ब्रिटेन के संसद की तरह है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला नहीं बना सकती और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, उसके अलावा सब कुछ कर सकती है? क्या हमारी संसद भी ऐसा कर सकती है? साथियों, इसी थीम पर यूपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी एक कदम आगे की ओर, किधर? यूपीएससी की ओर। फिर हम बात करेंगे संविधान संशोधन, और उसके बाद में आपको प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ना है। आरपीएससी आपसे कभी भी यह नहीं पूछेगी कि प्रथम संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। आरपीएससी आपसे यह भी नहीं पूछेगी कि 106वें संविधान संशोधन से कौन कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए। ये क्वेश्चन वो प्री में पूछ लेगी। मेंस में क्या पूछेगी? मेंस में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार से हमारा प्रथम संविधान संशोधन हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक मूल मंत्र हुआ के रूप में साबित हुआ। यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था या सोशल जस्टिस का एक दस्तावेज था? आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी किस प्रकार से आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। या आरपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के द्वारा हमारी सरकारों ने अपनी तानाशाही शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन हमने 44वें संविधान संशोधन से वापस समायोजित कर लिया, वापस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लेके आ गए, साम्यावस्था में लेके आ गए। आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी 106वां संविधान संशोधन हमारे देश में लैंगिक न्याय की स्थापना की ओर एक प्रयास है। आप आर्टिकल रट के बैठे हैं मेंस के लिए, और वहां पे वो थीम काम में नहीं आएगी। प्री का पर्सपेक्टिव और मेंस का पर्सपेक्टिव हमें अलग अलग समझना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझनी होगी। तो इस प्रकार की चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में हमारा सिलेबस हम पढ़ेंगे। भाई साहब, जो सबसे फेवरेट, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने पिछले 5 वर्षों के पेपरों में 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। और किसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है? वो टॉपिक है संवैधानिक नैतिकता। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाला इंटरव्यू देने के लिए गया था, तब राठी जी ने मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है।
फिर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में हमारी संविधान सभा में कुछ वक्तव्य दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के संदर्भ में से संबंधित क्या 3 चेतावनियां हमारी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो क्या थी? ये सब हमें पढ़ना होगा। सिलेबस देखिएगा, नवीन संवैधानिक विकास, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अभी तो साथियों आपको ये ही पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये नवीन संवैधानिक विकास सिलेबस में पढ़ना क्या है। इसके लिए आरपीएससी ने कहा रुको, यहां तक मत पढ़ो, ये पढ़ो कोमा तक। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये नवीन संवैधानिक जो विकास हुआ ये किसने किया? ये न्यायपालिका ने किया। किसके द्वारा? विभिन्न प्रकार के डिसीजन देखे। कब किया? एक के गोपालन वाद से लेकर वर्तमान में जितने वाद हुए वहां तक। क्यों किया? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संविधान में संशोधन की शक्ति किसको देकर गए? संविधान निर्माताओं को। लेकिन हमारे संविधान के निर्वचन की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की या हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको देके गए? न्यायपालिका को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट 99% व्याख्याएं कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गतिशील दस्तावेज है, यह बात यही तो बोल रहा है। इसलिए देखो यही लिखा है, रूपांतरकारी संवैधानिकता, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट में। इसमें देखो क्या पढ़ना है। मैंने कहा नवीन संवैधानिक विकास किसने किया? न्यायपालिका ने। हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है और इसको गतिशील बना कौन रही है? एक तरफ संसद विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि अभी तक 106 हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहां इस संविधान को गतिशील बना कौन रही है? न्यायपालिका। किस प्रकार से? विभिन्न प्रकार की नई उदारवादी व्याख्याएं करके, नए नए सिद्धांतों का विकास करके। जैसे केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ बोला कि हमारे यहां विधि की सम्यक प्रक्रिया भी चलेगी। इसके अलावा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया। एसपी गुप्तावाद में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निजता के अधिकार की नई व्याख्याएं की। इसके अलावा नौते जो एलजीबीटी वाला मामला था, नौते जोहर सिंह बनाम भारत संघ वाला मामला, सबरीमाला मंदिर का जो मामला, इन सभी वादों में सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ये बातें बताना क्या चाह रहे हैं? ये बातें बताना चाह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्थिर या एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक एस्थेटिक दस्तावेज नहीं है, अपितु एक गतिशील दस्तावेज है। और सिलेबस के प्रारंभ में मैंने क्या कहा? इंडियन पॉलिटी। और पॉलिटी का मतलब है बदलते सामाजिक परिवेश और बदलते राजनीतिक परिवेश के अकॉर्डिंग हमारी संविधान भी अपना नया स्वरूप क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ये जो संविधान नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, एक तो उसको हमें पढ़ना है। और ये नए स्वरूप किसके द्वारा आ रहा है? न्यायिक निर्णय के द्वारा। और उसमें एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखिए, हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरे को अपने विचार व्यक्त करने का तो अधिकार होना चाहिए। उसी प्रकार से हो सकता है आप किसी के खानपान से सहमत हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अपनी रुचि का खानपान अपनाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि का पहनावा अपनाने का अधिकार है। अब इसमें अगर मान लीजिए बहुमत वर्ग ये बोलता है कि नहीं, ऐसा पहनावा नहीं होना चाहिए, ऐसा खानपान नहीं होना चाहिए,
तो क्या बहुमत लोगों के लिए क्या एक व्यक्ति के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है नहीं। हमें बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना है, हमें अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना है। क्या बहुसंख्यक वर्ग ये बोल देगा कि महिलाएं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तो ये बताओ समाज की नैतिकता चलेगी या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की नैतिकता चलेगी? वहां पे समाज की नैतिकता नहीं चलेगी, वहां कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी चलेगी, संवैधानिक नैतिकता चलेगी। सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई तुम्हारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि मामला यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन यह मानता है कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, समता का अधिकार होना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग आप तो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे, इसका मीनिंग आप छुआछूत कर रहे हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लंघन कर रहे हैं, आप महिलाओं की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार की अनेक डिबेट हमें पढ़नी है, किसमें बताओ? संवैधानिक नैतिकता में। अभी संवैधानिक नैतिकता की मैं बात करूं तो यहां सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ें हमारे संविधान में नींव थी। इसका मीनिंग है दो डिबेट है, क्या संवैधानिक नैतिकता हमारे संविधान में थी या संवैधानिक नैतिकता का विकास सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में किया है? उस डिबेट को भी हम जानेंगे। दूसरा एक क्या लिखा है बताओ? रूपांतरकारी संवैधानिकता। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आगे हमारे सिलेबस के टॉपिक लिखा हुआ है, न्यायिक सक्रियता, उसमें भी चला जाएगा। और किस प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से हमारी विधायिका की शक्तियां भी सीमित हो रही है, पार्लियामेंट की पावर भी लिमिट हो रही है, उन पे भी लिमिटेशन लगाया जा रहा है, उन चीजों को भी जानेंगे। अब रूपांतरकारी संवैधानिकता क्या है? रूपांतरकारी नैतिकता यह है कि भाई संवैधानिकता यह है कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, अभी तो हमारा संविधान एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, एक गतिशील दस्तावेज है। बदलते सामाजिक परिवेश, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश के अकॉर्डिंग हमारा संविधान बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान की व्याख्याएं भी बदलनी चाहिए। और ये संविधान की नई नई व्याख्याएं कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सोच के देखिए साथियों, हमको तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई, लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी को यह आजादी प्राप्त करने में 75 वर्ष लग गई। एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को यह आजादी मिली नवतेज जौहर बनाम भारत संघ के मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में क्या दिया? डिसीजन दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय इस समुदाय से माफी में मांगी कि हमें इतनी देरी हुई संविधान के प्रोविजन को समझने में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। ये क्या है? यही संवैधानिक नैतिकता है और यही रूपांतरकारी क्या है बताओ? संवैधानिकता है। न्यायिक निर्णय से यह अवधारणा कैसे विकसित हुई है? यह थीम देखो आप, हमने न्यायपालिका को बनाया कि वो आप संविधान की व्याख्या कर देना, हमने न्यायपालिका को बनाया कि आप विवादों का समाधान कर देना, लेकिन न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता लेके आ रही है, रूपांतरकारी संवैधानिकता लेके आ रही है, और जिसके माध्यम से न्यायपालिका अपनी भूमिकाओं को किसकी ओर अग्रसर कर रही है? सामाजिक न्याय की ओर, सोशल जस्टिस की ओर। क्योंकि भारतीय संविधान के संदर्भ में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि यह संविधान केवल आर्टिकल का दस्तावेज मात्र नहीं है, अपितु जो भारत का संविधान है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक दस्तावेज है। तो न्यायपालिका ने कहा हम उन्हीं भूमिकाओं की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगला डिबेट का मुद्दा आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई साहब, सामाजिक न्याय करना विधायिका और कार्यपालिका का कार्य है या न्यायपालिका का कार्य है? ठीक है, ऐसी डिबेट हमें डिस्कस करनी पड़ेगी यहां। देखिए, हमने पॉलिटी वाले में जो पहला थीम है उसमें कुछ बातें डिस्कस कर ली है।
हाँ जी, बड़े आगे। उसके बाद में अब मैंने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के वैचारिक तत्वों की बात पहले यूनिट में कर ली है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्वरूप है? संस्थागत रूपरेखा, जिसमें शासन तंत्र की बात है। देखिए, जब पॉलिटी की बात आती है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, वो उतनी किताब पढ़ लेंगे तो पॉलिटी हो जाएगी। अब मैं बता दूं, इस पेपर 2 में लक्ष्मीकांत की भूमिका केवल 15 नंबर की है, और वो भी उधर से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तब है भाई साहब। अब आरएस के पेपर में जो ये नई पॉलिटी का जो सिलेबस है, वो यूपीएससी ऑप्शनल में जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो पेपर फर्स्ट है, उसकी जो यूनिट 2 है, ऐसे मान लो कि उस यूनिट 2 को इधर छाप दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा हमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स को पढ़ना है। तो संस्थागत रूपरेखा की बात करो तो देखो, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, सभी के बारे में आप जानते हैं, प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो, भारत में संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म। भारत के संघवाद के अंदर क्या क्या इमरजेंस हो रहा है। अब हमारे यहां जो सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा है, किस प्रकार से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, सहकारी संघवाद से हम प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में असीमित संघवाद का भी प्रोविजन है, यानी कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची वो क्या बताती है। अब आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या पढ़ने बैठते हैं कि हमने संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची याद है। आरपीएससी पूछेगी नहीं डायरेक्ट कि 5वीं और 6वीं अनुसूची लिखे। आरपीएससी पूछेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित जो असीमित संघवाद के प्रोविजन है उनका उल्लेख करो। अब ऐसा हमने अनसिमेट्रिक फेडरलिज्म को कहीं पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं लिखना है। 5वीं अनुसूची लिखनी है, 6वीं अनुसूची लिखनी है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 में उल्लेखित कुछ जो प्रोविजन है वो लिखना है। जो लद्दाख में जो डिबेट चल रही थी कि लद्दाख को राज्य बना के फिर वहां उनको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, तो वो डिबेट किससे संबंधित थी? असीमित संघवाद से संबंधित थी। इसका मीनिंग है, देखो कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट को कहां यूटिलाइज करना है वो हमें मेंस के लिए सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पॉलिटी केवल प्री लेवल तक ही रह जाएगी। वित्तीय संघवाद, हाल ही में हमने डिबेट सुनी कि जीएसटी 2.0 आ गया, जीएसटी 2.0 आ गया, लेकिन हमें यह तो देखना होगा जीएसटी 2.0 आने से राज्यों को कितना फायदा कितना नुकसान, केवल संघ सरकार का फायदा नहीं देखना है। हमारे यहां 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उसकी सिफारिशें कुछ समय के बाद में आएगी, और किस प्रकार से 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हमारी फिस्कल फेडरलिज्म को प्रभावित करेगी, वित्तीय संघवाद से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से हमारे यहां राज्यों के बीच में और संघ एवं राज्यों के बीच में असंतुलन की स्थिति है, उसको किस प्रकार से संतुलित करना है, इसके लिए हमें भूमिका भी पढ़नी पड़ती है। एक तो वित्त आयोग की भूमिकाएं, और एक हमारे यहां जीएसटी जो काउंसिल बनी है। फिर आप सुन पा रहे हैं हरित संघवाद, ग्रीन फेडरलिज्म। ये क्या है भाई साहब? नई दिल्ली की समस्या का समाधान आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं नई दिल्ली की सरकार में? नहीं, उस समस्या का समाधान है किसमें? हरित संघवाद में। क्योंकि जो हवाएं हैं, हवाओं को नहीं पता है कि हम पंजाब से, हरियाणा से या और किसी राज्य से किधर चल पड़ी हैं। तो क्या बताओ, अकेले दिल्ली इस प्रदूषण की समस्या का समाधान कर लेंगे या विभिन्न प्रकार के राज्यों को एक मंच पे आके बैठना पड़ेगा? हमें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है कि किस प्रकार से अगर हम जो टैक्स की जो समस्या है, उस टैक्स की समस्या के समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं, तो हमारे देश में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए भी सभी राज्यों को एक मंच पे लाया जा सकता है। ऐसे विषय वस्तुओं पे हमें विचार करना है। कौन से संघवाद में? हरित संघवाद में। उसके बाद में देखो, सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन है।
जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू में आप सब कुछ चीजें अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हमें उन विषय वस्तु को आईआर कोहिलोवाद तक लेके जाना पड़ेगा। आईआर कोहिलोवाद किस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत ढांचे के बीच में संतुलन स्थापित करता है। आईआर कोहिलोवाद किससे संबंधित है? यूपीएससी मेंस में केवल आईआर कोहिलोवाद पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हमें समझना है। उसके अलावा देखो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक संयम क्या है, क्या न्यायिक सक्रियता सही है गलत है, इन सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भाई न्यायपालिका में लगातार विवादों की जो संख्या बढ़ रही है, उसके समाधान के लिए जो वर्चुअल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो ई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो ई कमेटीज की बात कर रहे हैं, इन सभी विषय वस्तुओं पर बाकी ज्यादा एनालिटिकल नहीं है। जो विषय वस्तु एनालिटिकल है मैं उसी पे थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। बाकी तो हम एक एक टॉपिक को जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी 3 सब यूनिट है, ऐसे मानो आप। पहला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मान लीजिए, दूसरा इंडियन पॉलिटिकल डायनेमिक्स से मान लीजिए, और तीसरा राजस्थान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स से मान लीजिए। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, राजनीति स्थिर रहती है या राजनीति बदलती है? भाई साहब, राजनीति तो एक एक सेकंड में बदल जाती है, एक एक सेकंड में लोगों की कुर्सियां चली जाती है, नए लोग प्रधानमंत्री बना जाते हैं, नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इसका मीनिंग है राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया है। तो भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, इंडियन पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स है उसको पढ़ना है। और ये डायनेमिक्स किस किस से प्रभावित हो रहा है? ये हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम है उससे प्रभावित हो रहा है, हमारे देश की जो जातीय व्यवस्था है, हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नया दौर है, उससे भी क्या हमारी पॉलिटिक्स प्रभावित हो रही है? क्या जो जेंडर जस्टिस का इश्यूज है, जो फेमिनिज्म का इश्यू है, जो नारीवादी आंदोलन है, जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो महिला केंद्रित जो मुद्दे हैं, क्या वो भी हमारी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं? क्या क्षेत्रवाद के मुद्दे हमारी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी हमारी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं? इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में आपको यहां जानना है। जैसे पहले लिखा है, भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विकास द्वारा चिन्हित समकालीन बदलाव। इंडिया के डेमोक्रेसी में जो पार्टी सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसको पढ़ना है। और आपको जो कंटेम्परेरी चेंजेस दिख रहा है, जिसको हम चिन्हित कर सकते हैं, कहां से चिन्हित कर सकते हैं? देखिए, जब कभी भी समकालीन शब्द लिखा जाता है यहां, तो यहां समकालीन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसी वर्ष चेंजेस हुए, नहीं, पिछले 10, 20, 25 वर्षों में जो चेंजेस हुए उसको हम यहां किस में रख सकते हैं? समकालीन बदलाव में रख सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या रख सकते हैं? देखिए, मैं बात करता हूं भारतीय प्रणाली का विकास की बात की। इंडिया के अंदर किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं बात कर रहा हूं 1952 से 1967 तक, तो हमारे देश में वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, एक दल का प्रभुत्व था, जिसको किसी ने कहा कांग्रेस व्यवस्था, किसी ने कहा वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा, भाई साहब, कांग्रेस पार्टी एक धर्मशाला पार्टी है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, भाई जैसे धर्मशाला में अलग अलग विचार जाति सबके लोग आके बैठ सकते हैं ना, उसी प्रकार से तो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चल रहा था। लेकिन उस वन पार्टी सिस्टम नहीं बोला है मैंने, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोला है। लेकिन उसको पहला झटका लगा कब? 1967 में, जब एक साथ 9 राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनी। तब हमारे यहां देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे तो अभी भी वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चल रहा था, लेकिन राज्यों के स्तर पर नई रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही थी। अब रीजनल पार्टी इमर्ज होगी तो अपने साथ में कुछ नए मुद्दे भी लेके आएगी। तो वो कौन सा मुद्दा लेके आएगी? क्षेत्रवाद का मुद्दा लेके आएगी, रीजनलिज्म का इश्यूज लेके आएगी। और इसीलिए आप अपने सिलेबस की खूबसूरती देखिए कि
इसी लाइन में क्या लिखा है देखो, भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली का विकास द्वारा चिन्हित समकालीन बदलाव, कि जब नई पॉलिटिकल पार्टीज आएगी, जब नई रीजनल पार्टीज आएगी, तो रीजनल पार्टीज अपने रीजनल इश्यूज लेके आएगी, और नई नई जब पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी तो वो नए नए रीजनल इश्यूज को इमर्ज करेगी। तब क्या हो गया, इमर्जिंग रीजनलिज्म, उभरता क्षेत्रवाद। और ये उभरता क्षेत्रवाद को हम किस प्रकार से समायोजित करेंगे, किस प्रकार से पुनर्संयोजन करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिक्स में जाके देखना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में बैठाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपने देश के राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय हितों को और क्षेत्रीय हितों को समायोजित कर सकते हैं। और राष्ट्रीय हितों को और क्षेत्रीय हितों को जब समायोजित करेंगे, तो समायोजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज एक साथ बैठेगी, तो होगा क्या, गठबंधन पुनर्संयोजन। पूरी लाइन जो है वो अपने आप में कनेक्टिविटी में है। अदरवाइज आरपीसी का जो एग्जाम, जो पेपर या जो सिलेबस बना रहा था, जो भी, वो इस टॉपिक को यहां पे भी तो लिख सकता था भाई, आंतरिक सुरक्षा के खतरों में तो लिख ही सकता था, साथ में यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये इमर्जिंग ट्रेंड लिखा है। उसके बाद में देखो किस प्रकार से हमारे यहां 1989 से 2014 तक गठबंधन की सरकारें चली, लेकिन 2014 के बाद में जब वापस मोदी जी की सरकार आई, एनडीए के नेतृत्व में सरकारें बनने लगी, तो देश में वापस से सुहास पालिश करके अकॉर्डिंग माना जाए तो देश में वापस से क्या बन गया है, वन डोमिनेट पार्टी सिस्टम बन गया है। और जिसको वापस से गहरा झटका लगा राष्ट्रीय स्तर का 2024 में, क्योंकि इस बार बीजेपी पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिल पाया, अलग अलग रीजनल पार्टी के साथ में उनको गठबंधन करना पड़ा, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी। तो फिर अगर यहां उनको गठबंधन करना पड़ा, तो वहां बिहार की पॉलिटिक्स में भी कुछ गठबंधन करना पड़ेगा। और जब बिहार की पॉलिटिक्स में गठबंधन करना पड़ेगा, तो वहां के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन क्षेत्रीय मुद्दों पर भी राष्ट्रीय पार्टियों को क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या, हमारी जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनको हम अपनी राष्ट्रीय हितों के साथ में अकोमोडेट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी हमें जानेंगे, किस प्रकार से हमारे देश में वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है, वो चीजें पढ़नी है। किस प्रकार से राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों में हमारे यहां गठबंधन करना पड़ा, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस प्रकार से व्यक्ति आधारित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। बट ये जो डेवलपमेंट है, हमें 1952 से लेकर 2024 तक जो अलग अलग फेज डेवलप हुए हैं, बट स्पेशली फोकस कहां करना है, जो कंटेम्परेरी है। स्पेशली मैं मानूं तो 1989 के बाद वाला पढ़ना है या 2014 के बाद वाला पढ़ना है। और उसके बाद में उभरता क्षेत्रवाद और हमें गठबंधन का पुनर्संयोजन, पहचान आधारित राजनीति, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, हमारे यहां विकास की राजनीति होती है या पहचान आधारित राजनीति होती है। एक पाश्चात्य विचारक हुए जिनका नाम था जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने कहा कि साथियों, जब भी आप मतदान करने के लिए जाओ, तो मतदान करने से जब आप अपना वोट देने जाओ, तो उससे पहले एक विचार करना कि अगर मेरे इस वोट से इस पूरी मानव सभ्यता का, नई मानव सभ्यता लिखी जाती, नई मानव सभ्यता का इतिहास लिखा जाता, नई मानव सभ्यता की कहानी लिखी जाती, तो मैं अपना वोट किस पक्ष में देता। इतना गहरा चिंतन करने के बाद में आपको मतदान करना है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि भारत में आप इतना गहन चिंतन करने के बाद में वोट देते हैं, या वोट देखने से पहले ये सोचते हैं कि सामने वाला अपनी जाति का है या नहीं है, सामने वाला अपने धर्म का है या नहीं है, सामने वाला अपने क्षेत्र का है या नहीं है। यही क्या है, जब आप ये सोचने लग जाए कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से क्षेत्र का है, इनसे प्रभावित होकर अगर आप वोट मतदान करने लग जाए,
यही कौन सी है? पहचान आधारित राजनीति। लेकिन क्या हमारे इंडिया में इस पहचान आधारित राजनीति के स्थान पर अब मुद्दा आधारित राजनीति बन रही है? जैसे चुनाव आया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तो क्या केवल सर्जिकल स्ट्राइक ने ही पूरे मतदान व्यवहार को प्रभावित कर दिया, या धर्म का भी योगदान है राजनीति को प्रभावित करने में? अभी भी चुनाव आया, कोई हमला हो गया, चुनाव आया, कोई नया संविधान संशोधन हो गया, चुनाव आया, कोई नया बड़ा डिसीजन ले लिया गया। क्या इन मुद्दों से ही हमारा मतदान व्यवहार प्रभावित होता है, या अभी भी हम धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इनके आधार पर मतदान करते हैं? यही डिबेट पढ़नी है हमें। उसके बाद में देखिएगा मुद्दा केंद्रित, और क्या ये जो मुद्दे हैं वो समावेशी राजनीति की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या उन मुद्दों में केवल एक जाति, एक वर्ग या एक समूह के लाभ की बात चल रही है, या पूरे मानव भारतीय समाज के हितों की बात हो रही है? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, क्या ये वास्तव में सफल हो पा रहा है? क्या वास्तव में ये समावेशी राजनीति की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा चेंजेज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है तो कौन कौन से मुद्दों के आधार पर हो रहा है? क्या 3 तलाक का मुद्दा, क्या समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमारे मतदान को प्रभावित कर रहा है? वो एक मुद्दा प्रभावित कर रहा है? ऐसे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी यहां। साथ ही लैंगिक भागीदारी में वृद्धि। अब आप देखिएगा, हम सोच सकते थे कि पहचान आधारित राजनीति की बात कर ली, तो पहचान आधारित राजनीति में तो भाई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और लिंग भी आता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में भारत में लैंगिक भागीदारी हमारी राजनीति को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन 1975 के दौर के बाद में जब विभिन्न प्रकार के महिलाओं पर आधारित एनजीओस बनने लगे, और उसके बाद में धीरे धीरे जब महिलाओं पर आधारित जो मुद्दे हैं हमारी संसद तक पहुंचने लगे, तो क्या वो मुद्दे हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं? क्या अब महिलाओं आधारित जो मुद्दे हैं, लैंगिक जो मुद्दे हैं, वो भी हमारी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और अगर प्रभावित कर रहे हैं तो पुरुष से संबंधित राजनीति, तो पुरुषों से के हितों से संबंधित राजनीति तो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। तो अगर हम महिलाओं को भी उसके साथ में जोड़ लेंगे, कौन सी राजनीति डेवलप होगी? समावेशी राजनीति। 3 तलाक का जो कानून है, जो 106वां संविधान संशोधन किया गया है, वो कौन सी राजनीति में वृद्धि कर रहा है? लैंगिक भागीदारी में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अगर हम पिछली 2 विधानसभाओं के राजस्थान में मतदान व्यवहार पर चर्चा करें, 15वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा में राजस्थान में मतदान पे व्यवहार की बात करूं तो मैं महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है दोनों ही विधानसभा में, 15वीं और 16वीं। इसका मीनिंग है महिलाओं की हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं में लगातार क्या बढ़ रही है? बताओ, भागीदारी। तो जो ये लैंगिक भागीदारी है, जो जेंडर पार्टिसिपेशन है, इसके अलावा लैंगिक भागीदारी में क्या केवल हम महिलाओं की बात करेंगे या एलजीबीटी कम्युनिटी की भी बात करेंगे? भाई अभी हमने संवैधानिक नैतिकता पढ़ा, तो केवल महिलाओं की बात नहीं करनी है। देश की जो 7 से 8% जनसंख्या एलजीबीटी कम्युनिटी की भी हमें बात करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सक्षम राजनीतिक लामबंदी के सामाजिक राजनीतिक नियतार्थ। देखो सिलेबस की खूबसूरती देखो आप, मुद्दा केंद्रित, और इन मुद्दों को घुमाया किसके द्वारा जाएगा जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से
इन मुद्दों को घुमाया जाएगा, बार बार आपके मनोमस्तिष्क के सामने वही वो मुद्दे लाए जाएंगे, तो बताओ आप फिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में उन मुद्दों से प्रभावित होंगे या अपनी पहचान आधारित राजनीति से प्रभावित होंगे? किनसे प्रभावित होकर आप मतदान करेंगे? यही तो बात आपको जानना है। और अब ये किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सहायता से हम क्या कर रहे हैं बताओ? राजनीतिक लामबंदी कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जब एक ही एक थीम पर आधारित 10 छोटे छोटे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, अलग अलग तस्वीरें आ जाएगी, तो क्या आप उन तस्वीरों से प्रभावित होंगे मतदान के दौरान? या मैंने बोला था कि जेस मील वाला वो कथन कि जब मैं मतदान करने जाऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे इस वोट से अगर पूरी मानव सभ्यता का निर्माण होता तो मैं मतदान किधर करता? इन सभी विषय वस्तुओं पर हमें विचार करना है। आगे हम चुनावी प्रक्रिया में पढ़ेंगे आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आचार संहिता लग जाती है, लेकिन उसके बाद में फिजिकल फॉर्मेट में तो हम जा जाके क्या नहीं कर सकते हैं बताओ? जो नेता लोग हैं वो अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात को समझिए, अगर एक दिन पहले एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाए और उस एक मैसेज के सर्कुलेशन से देश में नई जिसकी सत्ता नहीं बन रही थी उसकी सत्ता बन सकती है और जो बनने वाला था वो हट सकता है। इतना पावर है एक मैसेज में। जो कौन डेवलप करेगी बताओ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इससे हम राजनीतिक लामबंदी करेंगे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, और इसके हमारे समाज और राजनीति के क्या निहितार्थ होंगे? फिर तो भाई साहब हमारी पहचान आधारित राजनीति गायब, हमारी समावेशी राजनीति भी गायब। एक दिन का नया मुद्दा आएगा, उसी मुद्दे के आधार पर एक दिन पहले चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं को ही बदल देंगे, पूरे लोगों के व्यवहार को ही बदल देंगे। फिर तो जो राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान हैं वो क्या पढ़ेंगे कि किसने व्यवहार को प्रभावित किया? वो तो एक ही इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन पहले मैसेज आया था सब कुछ चेंज हो गया। देखो, पहचान आधारित राजनीति, मुद्दा आधारित राजनीति, समावेशी राजनीति, लैंगिक भागीदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब चीजें किसको प्रभावित करेगी साथियों? ये प्रभावित करेगी मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करेगी। इसलिए आगे सिलेबस में क्या लिखा है? वोटिंग बिहेवियर। और इस वोटिंग बिहेवियर में हमें क्या करना है? सुधार भी करना है, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करना है, और निर्वाचन सुधार के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या इश्यूज है, किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार से हम पहचान आधारित राजनीति की बजाय देश में समावेशी विकास पर आधारित राजनीति को डेवलप कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। और भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्य प्रणाली पढ़नी है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ना है और उसके पूरे रोल को पढ़ना है, मतलब उसकी संरचना के पर्सपेक्टिव को कम समझते हुए उसकी जो भूमिकाएं हैं वो क्या फंक्शन करता है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के चुनाव संपन्न करता है, और विभिन्न प्रकार के चुनाव संपन्न करते समय कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को हमें पढ़ना है। अगला देखिए, भारतीय राजनीति में नवीन आयाम, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर न्यू डायनेमिक्स क्या है? न्यू डायनेमिक्स आपको ऊपर लिखे हुए हैं साथियों। न्यू डायनेमिक्स क्या है? एक तो व्यक्ति आधारित हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे यहां कोई भी राजनीतिक पार्टी की कोई फिक्स विचारधारा नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही विचारधारा है, मैं राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करनी है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वोट चेकिंग मशीन के रूप में कार्य कर रही है, ना कि अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम कर रही है। कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का किधर गठबंधन हो जाए, क्या हमारी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अंदर नैतिकता है या नहीं है, क्या संवैधानिक नैतिकता वहां तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे अनेक नवीन मुद्दे और उन चुनौतियों के बारे में समझेंगे। और ये नवीन मुद्दे किस पर आधारित हैं? ये सभी ऊपर वाले टॉपिकों पर ही आधारित है। कैसे? देखो, किस प्रकार से हमारे यहाँ नई प्रकार की दलीय प्रणाली बन रही है, फिर किस प्रकार से उभरता जो क्षेत्रवाद है वो भी हमारी पॉलिटिक्स का एक नया डायमेंशन है, किस प्रकार से हम गठबंधन का पुनर्संयोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से पहचान आधारित राजनीति, समावेशी राजनीति, लैंगिक भागीदारी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्शन प्रोसीजर, इन सभी इश्यूज को लेके वे यहां पे व्यापक चर्चा और करनी है। उसके बाद में देखिए आंतरिक सुरक्षा। आपने देखा कि चुनाव कभी कभी सेना के जो मूवमेंट होते हैं, सैन्य अभियान ही हमारी मतदान को व्यवहार कर देते हैं, हमारे मतदान को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। चुनाव के समय अगर मान लीजिए कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन चला, और मिलिट्री ऑपरेशन चला है किसने, विभिन्न प्रकार की हमारी जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, तो उन एजेंसियों की भी भूमिका हो गई किसमें, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता में। इसके अलावा हमारे जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का जो इश्यू है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो इश्यू है, बाह्य सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को जोड़ते हुए आरपीसी ने एक नया सिलेबस की थीम डेवलप की है यहाँ पे। वो क्या है, आंतरिक सुरक्षा के खतरे क्या है, सभी प्रकार के खतरे पढ़ना है, आतंकवाद, क्षेत्रवाद है ना, जो भी नक्सलवाद की समस्या, वो खतरे सभी आ गए। और इन खतरों से निपटने में हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, और सुरक्षा बल के साथ साथ में कौन सी एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, और उनके क्या मैंडेट है, और मैंडेट से ज्यादा उनकी भूमिकाएं क्या है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में, इंटरनल सिक्योरिटी के मैनेजमेंट में हम क्या चुनौतियों को फेस आउट कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम जब अभी के लिए केवल ऊपरी तौर पर हमने चीजों को डिस्कस किया है, जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो और डिटेल में इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने ये बनाया है कि भारतीय राजनीति के नवीन आयाम और चुनौतियां क्या है, कि जैसे बहुधर्वीय प्रणाली, या मैं बोलूं मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, को मजबूतीकरण मिल रहा है, पहचान आधारित राजनीति अभी किस प्रकार से मुद्दे आधारित राजनीति और समावेशी राजनीति की ओर अग्रसर हो रही है, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोल दो, सोशल मीडिया बोल दो, डिजिटल मीडिया बोल दो, इन पर आधारित राजनीति कैसे है, भारत में क्या नेतृत्व आधारित या व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति है। जैसे कभी डिबेट चलती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के बाद में मोदी के बाद में कौन, वैसे ही मान लीजिए टीएमसी के बाद में ममता दीदी के बाद में कौन। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ व्यक्ति आधारित या एक नेतृत्वकर्ता पर आधारित हैं, वही पूरी डिसीजन ले रहे हैं, क्या ऐसा है या नहीं है। इन आयामों पर और इनकी चुनौतियां हैं, उनको हमें समझना होगा। अभी हम की दो जो सब यूनिट हैं उन पे डिस्कस कर पाए हैं। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आइडियोलॉजिकल पार्ट था या दार्शनिक आधार वाला पार्ट था, और दूसरा संरचनात्मक वाला। और उसके बाद में हमारे यहाँ जो भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे राजस्थान में जो राज्य की राजनीति है और शासन है, उसके बारे में सिलेबस में नई चीजें ऐड की गई है। आप भी पानी पी लीजिएगा थोड़ा, हम भी पानी पी लेते हैं। देखिए, इसके अलावा आप जो क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं उन पे भी हम, सर पॉलिटी की बुक कब तक आएगी, सर राजस्थान पॉलिटी की बुक कब तक आएगी, ओके जी। कुछ बोले सर कोर्स बनाइएगा, हाँ जी आपकी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन पर का आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। और जहां तक मेरे को लग रहा है ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अगले 4-5 दिनों के बीच में कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ नया इनिशिएटिव, कुछ हमारा नया इनोवेशन, कुछ हमारी नवीन यात्राएं, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ गोपनीय रखे हुए हैं,
अचानक से कुछ नया होगा, है ना? कोई ना, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य की राजनीति, राजस्थान में राज्य की राजनीति और क्या है बताओ? शासन। जिस प्रकार से हमें इंडियन पॉलिटिकल डायनेमिक्स को पढ़ना है, उसी प्रकार से स्टेट पॉलिटिकल के डायनेमिक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार से राजस्थान में सहभागिता के प्रतिमान, जैसे सहभागिता के प्रतिमान की मैं बात करूं तो प्रारंभ में हमारी पॉलिटिक्स में कौन सी जातियों का प्रभाव था, अब कौन सी जातियों का प्रभाव है, कौन सी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स में मतदान व्यवहार में पहले की तुलना में अब महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार ज्यादा रहा है। अभी मैंने आपको बताया, अभी 15वीं और 16वीं विधानसभा का एग्जाम्पल भी। तो ये राजनीतिक सहभागिता के क्या है? प्रतिमान है, पैटर्न है। क्या अब हाड़ौती वाले क्षेत्र, मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, इन क्षेत्रों में से कहां की पॉलिटिक्स में ज्यादा सहभागिता है? क्या राजस्थान में नई रीजनल पार्टीज इमर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्या नई क्षेत्रीय पार्टियों की सहभागिता हो सकती है, नहीं हो सकती है? ऐसे इश्यूज पे हम चर्चा करेंगे और उनमें कौन लीडरशिप लेकर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा हमें इंडिया के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में मतदान व्यवहार को पढ़ना है, उसी प्रकार से यहां पे भी मतदान व्यवहार को पढ़ना है कि क्या मतदान में हमारे यहां पहचान की राजनीति है, क्या मुद्दा आधारित राजनीति है, क्या समावेशी राजनीति है, क्या हमारे राजस्थान में भी चुनाव केवल आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंसी से प्रभावित होते हैं या विकासात्मक मुद्दों से प्रभावित होते हैं, किनसे प्रभावित होते हैं, इन विषयों पर हमें जानना है। यही मतदान व्यवहार है। और सहभागिता के प्रतिमान के साथ में कौन लीडरशिप कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि एक उप मुख्यमंत्री की बजाय 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े, या उप मुख्यमंत्री बनाने ही क्यों पड़े, जबकि उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख तो संविधान में है ही नहीं? ये क्या है? राजनीतिक सहभागिता का प्रतिमान है, नए लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका, राजस्थान के अंदर जो नेशनल पार्टीज का ही प्रभाव क्यों है, अगर रीजनल पार्टीज इमर्ज होती है तो उनके मुद्दे क्या है, वो किन आधार पर इमर्ज होना चाहती है, तो विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी उसका क्या रोल रहा है, और राजस्थान में कब कब गठबंधन की राजनीति रही है, किस प्रकार से हमारे यहाँ जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकारें बनी, ठीक है? तो उन सभी पार्टियों के बारे में जानना है। पंचायत राज और नगरीय जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, उनके मुद्दे और चुनौतियां जानना है। यहां पे हमें 3F को पढ़ना है बस। कि पहली बात, हमारे यहां फंड की समस्या है, मतलब वित्त की समस्या है, फिर उसके बाद में फंक्शन की समस्या है, फिर फंक्शनरीज की समस्या है। उन्हीं 3F बना के पूरा 2 पेज के नोट्स बना लीजिए, मामला खत्म है। पंचायत राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन की संरचना क्या है, तो भाई संरचना में थोड़ा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और मुद्दे और चुनौतियां क्या है, 3F। राजस्थान की राजनीति के नवीन आयाम, जिस प्रकार से भारतीय राजनीति के नए नवीन आयाम क्या है, उसी प्रकार राज्य की राजनीति के नवीन आयाम क्या और उन आयामों में चुनौती क्या है। तो ये इंडिया और स्टेट में सेम सेम लिखा हुआ है। राज्य में पब्लिक पॉलिसी, उसका रूपांकन कैसे होता है, उसकी संस्थाएं क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके स्टेक होल्डर क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है और उसमें बाधाएं क्या है। कुल मिलाकर चैप्टर पब्लिक पॉलिसी का है ये, कि राजस्थान में किस प्रकार से पब्लिक पॉलिसी बनती है, यानी उसका ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होता है, उस पब्लिक पॉलिसी को बनाने में कौन कौन सी संस्थाओं का रोल है, सचिवालय का क्या रोल है, विभागों का क्या रोल है, फिर उसकी प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती है पब्लिक पॉलिसी की, उसके स्टेक होल्डर क्या है, उसके बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा रहा और उसमें क्या चैलेंज आ गए, उसमें क्या बाधाएं आ गई, उनके बारे में। और उसके बाद में आपको पता ई गवर्नेंस का तो वर्तमान आईसीटी का युग है, ई गवर्नेंस का युग है। तो ई गवर्नेंस में राजस्थान के अंदर स्पेशली क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या चुनौतियां रही है। तो ये हमको इकोनॉमिक सर्वे में ई गवर्नेंस के बारे में लिखा आता है, वहां से कुछ चीजें हम पढ़ लेंगे, अपना मामला बन जाएगा। ये तो हमारा जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और मैं बोलूं राजस्थान की जो राजनीति है उसके गत्यात्मकता पर चर्चा की। अब हम भारत से बाहर चलेंगे, भारत को तो साथ में रखेंगे और साथ में कौन से मामले देखेंगे बताओ, अंतरराष्ट्रीय मामले। पहला टॉपिक जुड़ा है शीत युद्ध के बाद में परिवर्तन।
देखिए, जो शीत युद्ध जो हमारे यहां वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, 1945 के बाद में हमारे दुनिया में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। हालांकि उसके बाद में एक थर्ड वर्ल्ड भी बना जिसको हम नेम बोलते हैं। और इस शीत युद्ध के दौर में क्या परिवर्तन हुए वो तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में जोड़ दिया गया है। इसका मीनिंग मैं ये मानूं कि 1945 से लेकर 1991 की जो दुनिया है वो तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, जो इस बार ऐड किया गया है। लेकिन शीत युद्ध के बाद में जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया और जब एक बार के लिए यूएस से दुनिया का चौधरी बन गया, और उसके बाद में जब वर्तमान में मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, और हमने जब 1991 के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन की दुनिया देखी, लेकिन वर्तमान में जो एंटी ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट चल रहा है, जो प्रोटेक्शनिज्म का मूवमेंट चल रहा है, ये सब मुद्दों को यहां पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन हैं। हमें देखना पड़ेगा कि शीत युद्ध से पहले की अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनते थे वो मिलिट्री बेस्ड बनते थे, सेना पर या सैन्य आधारित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता था। लेकिन अब जो नए संगठन का निर्माण हो रहा है वो कौन से मुद्दों पर आधारित थे बताओ? आर्थिक मुद्दों पर आधारित थे। जैसे आप G20 की बात कर ले, ब्रिक्स की बात कर ले, लेकिन फिर से परिवर्तन हो रहा है कि क्वाड बन रहा है, ऑकस बन रहा है, I2, U2 बन रहा है। तो ये किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वापस से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये वैश्विक व्यवस्था के परिवर्तन को दिखाता है, जो किसके बाद में हो रहा है? शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन है। और शीत युद्ध के परिवर्तन के बाद में मैंने कहा ना, कुछ समय के लिए ऐसा माना जाता है 1991 से लेकर लगभग 2001 तक यूएसए इस दुनिया का चौधरी था, यूएसए की हेजेमनी थी। हालांकि आज भी यूएसए अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करते हुए और कहीं कहीं हार्ड पावर का प्रयोग करते हुए भी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपनी हेजेमनी को स्थापित कर रहा है। लेकिन अमेरिका की हेजेमनी के बाद में वापस में मैंने कहा कि 2001 के बाद में जो विश्व व्यवस्था आई उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बहुध्रुवीयता। सिलेबस का ट्रेंड देखिएगा आप। ये पूछना था, ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या पढ़ना है? 1991 के बाद के जो परिवर्तन है उनको पढ़ना है, और 1991 में या 1991 के बारे में अमेरिका की क्या आई बताओ? हेजेमनी आई। लेकिन जब 9/11 की घटना हुई 2001 में, उसके बाद में अमेरिका की हेजेमनी को चुनौती मिली, और उसके बाद में एक नई विश्व व्यवस्था, कौन सी? बहुध्रुवीयता। ब्रिक्स किसको दर्शाता है? G20 का सम्मेलन भारत में होना किसको दर्शाता है? बहुध्रुवीयता। और हमें जो वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं नियो बोलते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं। अब आप आधे तो यही समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर इसमें पढ़ना क्या होता है? वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था। साथियों, इसमें हमें पढ़ना होता है वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसमें हमें पढ़ना होता है IMF के बारे में, और उसमें हमें पढ़ना होता है स्पेशली WTO के बारे में, और इसके अलावा वो वैश्विक संगठन, वो संगठन जिनमें व्यापारिक मुद्दों की बात हो, इकोनॉमिक मुद्दों की बात हो, उन पर चर्चा। किस प्रकार से साउथ वर्सेज ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं उनके बीच के जो विवाद हैं उनको देखना होता है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हमें वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, IMF पढ़ना है, WTO पढ़ना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ल्ड इकोनॉमी वाला सिलेबस है वहां लिखा है, वहां आपको चीजों को इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। यहां हम चीजों को कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। जैसे हम बात करते हैं कि अमेरिका बोलता है कि हमें वैश्विक स्तर पे हम डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे स्वीकार्य शासन प्रणाली है। तो हम उस अमेरिका से एक प्रश्न पूछेंगे कि भाई जब आप वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो क्या आप हमें यह बताइए कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनके अंदर डेमोक्रेसी है? इसके अलावा जब इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो हमने क्या बना लिया बताओ? ब्रिक्स बना लिया। ये सब किसमें है साथियों?
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध के बाद की जो दुनिया है वो सैन्य आधारित दुनिया की बजाय व्यापार व्यापार आधारित या आर्थिक दुनिया थी। इसलिए सिलेबस की आप लाइन को बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझिएगा। देखो, बहुद्रव्यता, और उसके बाद में मैंने कहा कि यहां शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन में क्या हुआ, कौन से मुद्दे केंद्र में आए, राजनीतिक मुद्दे या आर्थिक मुद्दे? आर्थिक मुद्दे। इसलिए सिलेबस में क्या लिखा, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जिसको मैं किस नाम से बोलता हूं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके अलावा अमेरिका की हेजेमनी को चुनौती किसने दी? आतंकवाद ने। जब 9/11 की घटना हुई तो अमेरिका की हेजेमनी को चुनौती मिली, और उसके बाद में अमेरिका ने माना कि भाई साहब, जो ये आतंकवाद है ये तो अंतरराष्ट्रीय समस्या है। जब हमको पीट रहे थे आतंकवादी, हमारे ऊपर हमला हो रहे थे, तो हम अमेरिका को बोल रहे थे भाई साहब ये आतंकवाद कोई समस्या, अमेरिका बोले आतंकवाद कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका ने बोला कि नाउ टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अंतरराष्ट्रीय मतलब अब आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इसीलिए सिलेबस में टॉपिक का नाम भी क्या, आतंकवाद नहीं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है ना। ठीक है जी। तो देखिए, ये पढ़ने को हम एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ सकते हैं, वहां पे उसी के थीम पर टॉपिक है, लेकिन हमें कंटेम्परेरी इश्यूज को यहां पे शामिल करना पड़ेगा अपने सिलेबस में या अपने नोट्स में। एक थीम ये हो गई। दूसरी थीम क्या है, भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व है। भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? सिंपल भाषा में तो क्या हमारा संसद भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती है? क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं निर्धारित करती हैं? क्या हमारी जनसंख्याएं भी निर्धारित करती हैं? क्या हमारे भौतिक संसाधन भी निर्धारित करते हैं? क्या हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती है? किस प्रकार से, और इस विदेश नीति की विशेषताएं क्या है, और किस प्रकार से हमारी विदेश नीति के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। अब हमारी जो विदेश नीति है वो असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, मुखर विदेश नीति है। अगर अब हमारे ऊपर अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो हम क्या बोलते हैं, घर में घुस के मारेंगे। पहले बोलता था, पाकिस्तान बोलता था हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें पीओके चाहिए। भाई साहब, जम्मू कश्मीर पे तो आप बात ही मत करो, वो तो हमारा पार्ट है, हमें क्या चाहिए बताओ, पीओके चाहिए। चीन ने जब डोकलाम का इश्यू किया तो हमारी सेना उनके सामने खड़ी हो गई। सोच के देखिएगा, दुनिया की दो सबसे जनसंख्या के बड़े राष्ट्र, उनकी सेनाएं आमने सामने थी, हमने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं किया। यह हमारी कौन सी नीति, मुखर विदेश नीति। और किस प्रकार से हमारी विदेश नीति के ये पैटर्न में बदलाव हो रहा है, और कौन कौन से ये कारक है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर रहे हैं। क्या हमारी विदेश नीति को परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, या हमारी विदेश नीति को नेतृत्वकर्ता प्रभावित करता है, या परिस्थितियों और नेतृत्वकर्ता दोनों से प्रभावित होती है। क्या नेहरू से अगर मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ गलतियां हुई तो वो गलतियां उनके नेतृत्वकर्ता की थी या उस समय की परिस्थितियां वैसी थी? ऐसी थीम बना के हम चीजों को डिस्कस करेंगे साथियों। प्रमुख वैश्विक शक्तियां और कौन से देश बताओ, पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध। प्रमुख वैश्विक शक्तियां कौन है बताओ? जैसे अमेरिका पढ़ेंगे, चीन पढ़ेंगे, जापान पढ़ेंगे, ठीक है, यूरोपीय यूनियन को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि किसी छोटे साथ के साथ में संबंध पढ़ना, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ईयू के साथ पूरे संबंध पढ़ेंगे। क्या ब्राजील के साथ में अलग से पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, ब्राजील के साथ में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दक्षिण अमेरिका के साथ में एक साथ संबंध पढ़ेंगे, पूरा अफ्रीका महाद्वीप के साथ में एक साथ संबंध पढ़ेंगे। अरे भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, क्या उसका घाना राष्ट्र के साथ में कोई संबंध होगा? थोड़ी तो अपने देश की इज्जत रखो। तो हमें अफ्रीका के साथ में सीधा रिलेशन पढ़ लेना है, महाद्वीप के साथ, पूरे कॉन्टिनेंट के साथ। तो ये प्रमुख वैश्विक शक्तियां हैं। और उसके बाद में पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध, यानी कि हमारे को जो सुपर पावर है, जो वर्तमान में ग्लोबल पावर है, उनके साथ संबंध, और भारत के जो पड़ोसी, और किस प्रकार से प्रवासी भारतीय समुदाय, और वर्तमान में किस प्रकार से इंडिया एक नई कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से हम योग और अध्यात्म को हमारी
विदेश नीति का एक सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। किस प्रकार से हमने विदेश मंत्रालय के अंदर एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए, योग और हमारी संस्कृति को विदेशों में प्रमोट करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डिप्लोमेसी है बताओ? कल्चरल डिप्लोमेसी। तो इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। और देखिए, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका, रीजनल और ग्लोबल जो मंच है उन पे भारत की भूमिका क्या है। मतलब ये जो संगठन हमारे सिलेबस में जुड़े हैं, हमें उन संगठनों को किस प्रकार से पढ़ना है कि इन संगठनों में भारत की क्या भूमिका है। यूएनओ में भारत की क्या भूमिका रही है, डब्ल्यूटीओ में भारत की क्या भूमिका, ईयू के साथ में हमारे कैसे संबंध है, वहां भारत की क्या भूमिका है, आसियान, ब्रिक्स, G20, क्वाड, I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए, और जो ऑकस है, इनके साथ में इंडिया के क्या हित जुड़े हुए हैं और ये संगठन किस प्रकार से भारत को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु एवं हरित कूटनीति, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। ग्रीन डिप्लोमेसी, देखिए इंडिया अपने संबंधों में परिवर्तन करने के लिए नई नई डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है। नई नई डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है। और इस डिप्लोमेसी की बात करूं तो मैं एक तो जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी हो गई और दूसरी कौन सी डिप्लोमेसी हो गई, ग्रीन डिप्लोमेसी। और ग्रीन डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूं तो हमने जैसे वापस हो रही है, नहीं आ रही है ना वापस। तो इसमें जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे और जो ग्रीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उसमें जो कोप और वहां पे जो हमारे यहां हमने मिशन लाइफ लेके आए, हमारे यहां इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। आखिर क्या कारण है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में स्थापित किया गया? तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती हुई भूमिका को दर्शाता है। और किस प्रकार से हम ग्रीन पॉलिटिक्स को एक डिप्लोमेसी के रूप में यूज कर रहे हैं, कहां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इन चीजों को भी पढ़ना है। और भारत की विदेश नीति के जो रणनीतिक उपक्रम हैं, भारत अपनी विदेश नीति में नए नए कौन से उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, नए नए कौन से हथियार विकसित कर रहा है, वो भी हम जब कंटेम्परेरी डिबेट की चीजें पढ़ेंगे तो उनमें देखते जाएंगे साथियों। फिर हमारे यहाँ कंटेम्परेरी इश्यूज भी पढ़ना है, समसामयिकी मामले भी और मुद्दे भी पढ़ना है, जिसमें महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं, मुद्दे और प्रमुख हस्तियों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है, वो हमारे लिए अच्छा रहा। जैसे राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी पहल, तो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है जो वेबसाइट पे है वो पढ़ लेनी है हमें। पुरस्कार कौन कौन से है, प्रमुख साहित्य योगदान कौन से है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना संचार में क्या क्या प्रगति हुई है। भारत और राजस्थान की खेल नीतियां, ये जो खेल वाला पोर्शन है सिलेबस में जो लिखा हुआ था उसको छोटा किया गया है। अब भारत और राजस्थान में खेल की नीतियां क्या है, प्रमुख संस्थान कौन से पर, महत्वपूर्ण खेल आयोजन कौन कौन से हो रहे हैं, उनकी उपलब्धियां क्या रही है। इसके अलावा हेल्थ वाला इश्यूज भी, और ये तनाव प्रबंधन में उसकी योग की क्या भूमिका है। तो ये तो सीधा सीधा आपको समझ पा रहे हैं। ये हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, यूनिट 1 के बारे में डिस्कशन कर लिया है साथियों। लाइव नहीं चल रही, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं लोक प्रशासन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अनेक सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। और ये सिलेबस हमें ज्यादा परेशान नहीं करता है। इसके लिए हम राजस्थान गवर्नमेंट की आरबीएससी की जो 11th-12th की किताबें उठाते हैं, जिसमें जो टॉपिक दिया है वहां से पढ़ लेते हैं। और आरपीएससी का नेचर भी रहा है कि वहां से डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे विषय वस्तुओं की भी हमें समझ विकसित करनी होगी।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, और लोक प्रशासन एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे विकसित हुआ है उसके बारे में देखना है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेवलपमेंट के जो फेज रहे हैं, पहले राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन का विभाजन हुआ और वहां से लेकर किस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ, वहां तक की चीजों को पढ़ना है। विकासशील और विकसित समाजों में इनकी क्या भूमिका है, डेवलपिंग नेशन में और जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, दोनों देशों में इनकी भूमिकाएं अलग अलग क्यों हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये दो डिबेट है साथियों। हमारे यहां व्यवहारवादी क्रांति आती है और जब व्यवहारवादी क्रांति आती है तो मूल्यों में तटस्थता की बात की जाती है, वहां पे निष्पक्षता की, वैल्यूज के साथ में न्यूट्रलिटी की बात की जाती है। ये जब व्यवहारवादी क्रांति पॉलिटिकल साइंस में आई, उसी समकालीन समय में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वैल्यू न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए, मूल्य तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए जो नई विषय वस्तु डेवलप हुई उसका नाम क्या है, नव लोक प्रशासन। और उसी में हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर ये एक नया है, ये बोलना चाह रहा है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, इसकी सहायता से आप गुड गवर्नेंस लेके आओ और हमारे देश में न्यू पब्लिक सर्विस भी डेवलप करो, तब जाके हमारे जो शासन के उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो हम गुड गवर्नेंस प्राप्त कर पाएंगे। और इस गुड गवर्नेंस के लिए हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो विचारधाराएं हैं, इस विषय की जो विचारधाराएं और इनके जो उपागम है, उसमें हमें जो वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ना है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है, व्यवहारवादी क्रांति को पढ़ना है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मकता को पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, देखो, प्रत्येक की एक संरचना होती है और उस संरचना का एक फंक्शन होता है। जैसे मैं बोलूं कि जाति क्या है, एक जाति संरचना है और इस जाति के कुछ ना कुछ फंक्शन है, उसी प्रकार से हमारी संसद क्या है, संसद एक संरचना है और उसकी क्या है बताओ, फंक्शन है। उसी प्रकार से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो संरचनाएं हैं उनके कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे। तो उससे एक सिद्धांत डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक प्रक्रियात्मकवाद। और एक इकोलॉजिकल अप्रोच, सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच, ये हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी निर्वात में काम नहीं करेगा। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग परिस्थितियों से भी क्या होगा साथियों, प्रभावित होगा। और उन परिस्थितियों से अगर वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होगा तो उसके अनुरूप हमें क्या करने होंगे, प्रशासन में सुधार भी करने होंगे। तो ये सब चीजें इसमें पढ़नी है। ये देखो अप्रोच है, ये है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है कि आप सभी जानते हैं कि पद सोपानी व्यवस्था चलती है, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन। आप जब प्रशासन में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डेलीगेशन, बार बार आपको सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑथोरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जो सीधे सीधे विषय वस्तु है। उसके बाद में प्रशासनिक व्यवहार में लीडरशिप की क्या क्वालिटी है, संचार का क्या क्वालिटी है, और जो लीडरशिप करने वाला है उसके मनोबल का भी क्या प्रभाव होता है। फिर संघ सरकार एवं उसकी प्रशासनिक संस्थाएं, यहां पे हमको वापस कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जैसे इसमें यूपीएससी का रोल पढ़ना है, भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा प्रेक्षक, और वित्त आयोग, लोकपाल, नीति आयोग, इन सभी विषय वस्तुओं को पढ़ना है। लेकिन हमारा जो पढ़ने का थीम है वो किस पर्सपेक्टिव पर आधारित होना चाहिए वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित होना चाहिए। मतलब कहने का मीनिंग, आपको ये टॉपिक देखने पर लग रहा है कि सर ये तो पॉलिटी के टॉपिक है, लेकिन प्रशासन में क्यों जोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वाला ज्यादा होगा। उसके बाद में कार्मिक प्रशासन,
कार्मिकों की क्या होती है, भर्ती होती है, उनके बाद में उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनके बाद में उनका भाई साहब पदोन्नति होती है। फिर सिविल सेवा में तटस्थता, जो न्यूट्रलिटी का जो मूल्य है, जो एनोमिनिटी का मूल्य है, जो आचरण संहिता के बारे में पढ़ाते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं, जो सिविल सेवा के अधिकारियों को उनके बारे में भी जानना है। फिर वो प्रशासन के जो मुद्दे हैं, इन प्रशासन के मुद्दों में अगर मैं बात करूं, संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात करेंगे, और मंत्री और लोक सेवकों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, देखो बड़ा अच्छा ये ऐड किया है। फिर उसके बाद में सामान्य और विशेषज्ञों के बीच में जो विवाद हम पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। फिर सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, और वर्तमान के प्रशासन में हमें सोशल ऑडिटिंग की स्वीकार करना क्यों जरूरी है, और ये सोशल ऑडिटिंग किस प्रकार से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करेगा। प्रशासन में नियंत्रण की बात करो तो प्रशासन में नियंत्रण कौन कौन रखती है, विधायिका, और उसके बाद में कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण रखती है, इसमें से मैक्सिमम चीजें हम इंडिया पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, उन्हीं का यहाँ रिवीजन वापस होता है। ये इंडिया पॉलिटी में हम पढ़ लेते हैं, प्री टाइप के एग्जाम में पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन मेंस टाइप में कर लेंगे, और बाकी ये पब्लिक एड के सीधे सीधे टॉपिक है। कुछ एथिक्स के जो उठाए गए विषय हैं, यूपीएससी में जो एथिक्स के सिलेबस में लिखे हैं, वो उधर हमारे किसमें सिलेबस में लिख दिए हैं, पब्लिक एड के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। जी, उसके बाद में देखो ये एक नया सिलेबस का टॉपिक ऐड किया है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। पिछली बार भी जब आरपीएससी ने पेपर लिया तो तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इस बार आरपीएससी ने कहा भाई साहब सिलेबस में लिख देते हैं। कहने का मीनिंग है कि भाई हम अपने आप को रोल मॉडल स्थापित करें, उससे पहले हमें किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा। हम बोले कि भारतीय सिविल सेवा सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें किसी से कंपेयर करके तो देखना पड़ेगा। तो कौन से राष्ट्रों से कंपैरिजन करोगे, क्या अफ्रीका के राष्ट्रों से कंपैरिजन करोगे, या जो डेवलप नेशन है उनसे कंपैरिजन करेंगे? तो जो डेवलप नेशन है उन्हीं से तो कंपैरिजन करेंगे। तो किस किस से कंपैरिजन करना है? यूएसए के प्रशासन से, यूके से, और फ्रांस और चीन की जो प्रशासनिक तंत्र है उनकी विशेषताओं को पढ़ना है, और विशेषताओं को पढ़ने के साथ साथ उन विशेषताओं का इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि नाम ऊपर क्या लिखा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। फिर हमारे यहां राज्य और जिला प्रशासन की मैं बात कर रहा हूं। ये स्टेट पॉलिटी वाला पार्ट है जो इधर ऐड है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय की भूमिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व मंडल, ये राजस्व मंडल नया ऐड किया है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, सब हम पहले से पढ़ते हैं। स्टैटिक पोर्शन है, रट्टा मारो जिंदाबाद वाला पोर्शन है, थोड़ा कंपेरेटिव टाइप का है। ठीक है, 4-5 सारणियां बनाएंगे, भारत और यूएसए के बीच में तुलना, भारत और यूके के बीच में तुलना, भारत और फ्रांस के बीच में तुलना, भारत और चीन के बारे में तुलना। 2-3 पेज का मैटर बनेगा, मामला समाप्त हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम पहले से पढ़ रहे हैं, डीएम की भूमिका, ठीक है, किस प्रकार से डीएम हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में साउंड में स्थापित करता है, उसको बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो व्यवहार एवं विधि। व्यवहार का जो सिलेबस है उस सिलेबस में अब थोड़ा बुद्धि वाला जो सिलेबस है, बिहेवियर वाला जो सिलेबस है, इस सिलेबस में थोड़ा चेंजेस ये हुआ है कि यहां प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा जोड़ा गया है। पहले फैक्चुअल चीजें ज्यादा थी, फैक्चुअल डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट ज्यादा थे। अब जो प्रैक्टिकल टाइप का सिलेबस है उसको ऐड किया गया है। ये इतना जो पोर्शन है वो आपके साथ में हमारे एक साथी हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, बुद्धि वाला। अब बुद्धि में आपकी कौन कौन सी बुद्धि है, मतलब जब सिलेबस का डिस्कशन होगा, जब हम विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, कार्यस्थल पर समावेश और उनका महत्व थोड़ा नया ऐड कर दिया है। नेतृत्व की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, कार्यस्थल पर किस प्रकार से कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ना,
संचार के मॉडल, नेटवर्क और उसकी प्रभाविता, संचार बाधाएं, विकृतियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनाशकारी, है ना। कि अभी डिबेट चल रही है ना कि भाई साहब ये जो हमारे आईसीटी के साधन आए हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए, लेकिन क्या आईसीटी के साधनों ने हमारी जिंदगी की चिंताएं बढ़ा दी है क्या? कैसे? मान लीजिए शाम को 9 बजे का समय है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खाने की तैयारी है, बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाया है। इतने में आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, आपने मोबाइल फोन उठाया और आपने देखा मैसेज था बॉस का। और जब बॉस का मैसेज आपने देखा तो आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। जो आप कुछ मिनटों पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में खुशियां मना रहे थे, अब आपको वर्क कल्चर की चिंता होगी, अपने कार्य की चिंता होगी। तो ये आईसीटी के साधनों ने हमको आसान किया है जिंदगी, या 24 घंटे बिजी रखने के लिए बाध्य कर दिया है काम में? ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको हमें यहाँ पढ़ना है। कार्यस्थल पर हम किस प्रकार से एक्सीलेंसी को लेकर आ सकते हैं, और कार्यस्थल पर किस प्रकार से जो बर्नआउट हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, उनको किस प्रकार से हमें, और कार्यस्थल पे जो लैंगिंग मुद्दे हैं जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, लॉ में भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार के मुद्दों को भी यहाँ व्यवहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। व्यवहार और विधि का जो सिलेबस है थोड़ा स्पेसिफाइड किया गया है, और सबसे इजी जो सिलेबस अब बनाया गया हमारे एग्जाम के लिए वो है विधि का, लॉ का। क्यों? क्योंकि भाई साहब पहले था हमारे यहाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किताब है इतनी बड़ी, कब पढ़े? वो भी 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आए नहीं आए। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इतना बड़ा कब पढ़े? लेकिन यहां विधि वाले पार्ट में अब एक एक टॉपिक को आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है, एक एक टॉपिक के बारे में बता दिया गया है। और क्या बताया गया है? जैसे समकालीन विद्युत मुद्दे, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ना है, बल ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक से धारा 1 से लेकर धारा 20 तक पढ़ लेनी है, बाकी की धाराएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो काम थोड़ा इजी हो गया। पहले हमें अगर सिलेबस में सूचना का अधिकार अधिनियम था तो भाई साहब पूरी धाराएं पढ़नी पड़ रही थी। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की बात करें तो इसमें देखो एक धारा 1 पढ़नी है, धारा 2 में जो परिभाषाएं हैं संचार उपकरण की, कंप्यूटर तंत्र क्या है, उसके साधन क्या है, उसकी प्रणाली क्या है, साइबर कैफे क्या है, साइबर सुरक्षा, यहाँ पे तो स्पेशल परिभाषाएं बता दी आपको, ये परिभाषाएं पढ़ लो, इसके बाकी वाली परिभाषाएं मत पढ़ो। इसके अलावा धारा 65, धारा 66 तो बार बार चर्चा में भी रहती है, हम पढ़ते हैं। 66 BF, 67, 71, 78 ये जो धाराएं सिलेबस में लिख दी गई है। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें तो ज्यादा बड़ा है नहीं, वैसे ही इसकी संकल्पना क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, वो पढ़ना ही है, पहले लिखा था। स्त्रियों और बालिकाओं के विरुद्ध, बालकों के विरुद्ध अपराध, जो डोमेस्टिक वोलियस एक्ट है उसका जो संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 1 से लेकर 29 पढ़ना है, और धारा 31 पढ़ना है। जो महिलाओं के साथ में कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न से निवारण प्रतिशोध एवं प्रतिशोध जो अधिनियम था जो 2013 का, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में हमारी संसद ने बनाया, वर्किंग प्लेसेस में किस प्रकार से हम सेक्सुअल हरासमेंट को रोक सकते हैं, उसकी धारा 1 से 9 तक पढ़ना है, और 11 से 20 तक पढ़ना है। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का हमें प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए 2012 में कानून बनाया, उसकी धारा 1 से 15 पढ़ना है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण का अधिनियम 2007, और उसकी धारा 1 से लेकर क्या पढ़नी है, 25 पढ़नी है। फिर हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण भूमि कानूनों की बात करें तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पढ़ना है, धारा 1 पढ़नी है, धारा 5 पढ़नी है, और धारा 5 में ये पिक्स जो डेफिनेशन दी गई है ये डेफिनेशन पढ़नी है। मैक्सिमम डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ते थे, पहले से हम याद करके बैठे हैं, ठीक है, और ये कुछ धाराएं मेंशन की गई, धाराएं भी पढ़नी है। और फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1956 का है उसकी धारा 1, 2, 3 और 3 में ये परिभाषाएं पढ़नी है, फिर ये स्पेशल धाराएं पढ़नी है। और फिर आपको पता है हमने नई संहिताएं बना ली है, भारतीय न्याय संहिता डेवलप कर ली है, और उसके बाद में भारतीय नागरिक संहिता BNS है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है, उसकी ये धाराएं पढ़नी है। तो साथियों मैं बात करूं तो हमारा जो विधि का सिलेबस है, उस विधि के सिलेबस में तो आपको किसी पे डिपेंडेंस होने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसा देखा जाए तो। हालांकि ये इजी रहता है कि एक बार हम किसी से पढ़ा हुआ सुन लेते हैं तो चीजें थोड़ी आसानी से हमें याद हो जाती है, क्योंकि हमें जितनी मेहनत हम में करनी है उतनी मेहनत कोई टीचर पहले से मेहनत कर चुका होता है।
लेकिन विधि वाले में तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको भाई साहब टॉपिक जो भी हमारा अधिनियम या जो कानून है उसकी ओरिजिनल कॉपी को डाउनलोड करना है और जो जो धारा हमारे सिलेबस में लिखी है उस धारा को पढ़ना है, जो जो डेफिनेशन हमारे पर्टिकुलर मेंशन की गई सिलेबस में उसको पढ़ना है। अब ये हमारा जो सिलेबस हमने पढ़ा, एक एक विषय वस्तु के बारे में हमने थोड़ा गहराई में जाना। अब इसमें हम आपसे अलग अलग विषय वस्तुओं पर जब टॉपिक लेके आएंगे तो आप विषय वस्तुओं की गहराई को समझिएगा और आरपीएससी की जो डिमांड है उस डिमांड को समझिएगा और अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि क्या जो वर्तमान में हमारे पास में जो कंटेंट है, ये कंटेंट आरपीएससी के बदलते पैटर्न का जो सिलेबस है उसके लिए सप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं अब ये दोस्तों बात ये है कि अब ये जो सिलेबस है पेपर जीएस पेपर 3 का, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आएंगे लक्ष्मीकांत उठाएंगे 10-20 आर्टिकल याद करेंगे और आपको पढ़ा देंगे। क्योंकि अब लक्ष्मीकांत की भूमिका केवल 15-20 नंबर की है जीएस 3 पेपर में, 20 नंबर की मैक्सिमम मान लीजिएगा। अब जिन्होंने यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल में स्पेशली पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और जिन्होंने उस बदलते पैटर्न को समझा है, जिस पैटर्न की ओर आरपीएससी अग्रसर हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। जब हम आपके साथ में विभिन्न विषय वस्तुओं की क्लासें लेके उपस्थित होंगे, आप विषय वस्तुओं की गहराई को समझिएगा, उस गहराई के साथ में पॉलिटिकल साइंस के आप क्या नए जो शब्दावली है उसके भंडार को संग्रहित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसको समझिएगा और उसके बाद में आरपीएससी के पेपर को समझिएगा और उसके बाद में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चीजें स्लोली स्लोली होगी। हम डेमोक्रेटिक पीसमिल इंजीनियरिंग करते हैं, लोकतंत्र में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो जब धीरे धीरे हम क्लासें आपके सामने लेके हाजिर होंगे तो आपको कुछ चीजों का उत्तर आपने आप मिल जाएगा, है ना। ये सिलेबस के डिस्कशन की क्लास में इतना ही। इससे पहले आपने अगर कुछ लिखा है, आपके कुछ अगर क्वेश्चन हैं तो उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिमम साथियों के क्वेश्चन नई किताब को लेकर है, हमारे नए कोर्स को लेकर है। तो मैं ये बता दूं कि इस विषय वस्तु पर हम बहुत ही जल्द, ज्यादा समय नहीं है अब उस मुलाकात के लिए, हम आपसे मिलने वाले हैं इसी मंच पर। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।